Assalamualaikum. This is me, Parshna Ramesh Pehwal Rajput. I'm a student of history final year. Today I'm here for some discussion on the topic Fall of Dhaka 1971. इस डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ इकबाल, जो कि हमें आज बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि फॉल ऑफ ढाका के लिए आज भी बहुत से क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि आखिर क्या वजह थी जो इतनी बड़ी कंट्री का पार्ट हमसे दूर हुआ। क्या वजह थी कि ईस्ट पाकिस्तान जो है बांग्लादेश में तब्दील हुआ। आखिर कौन सी ऐसी वजूहात रहीं जो इतनी बड़ी वॉर हुई, और ये फॉल ऑफ ढाका के बाद क्या इम्पैक्ट रहा पाकिस्तान पर भी और दूसरे एरियाज़ में भी। क्या चेंजेस आए, क्या अच्छे इम्पैक्ट्स पड़े या फिर बुरे इम्पैक्ट्स पड़े, वो सब कुछ आज हमें डॉक्टर काशिफ इकबाल बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। Sir, firstly, please tell me something about your qualification journey and your profession. I am Kashif Iqbal. I am pursuing PhD from Department of History, University of Karachi. I remain teaching assistant in Sindh University as well as in old campus of Sindh University in Hyderabad. And nowadays I am working on my PhD. The title of my PhD dissertation is that the struggle for political power in Sindh from 1947 to 71. And I have written many research articles as well on the prescribed topics that are dealing with the political history of Sindh and Pakistan. That's amazing, sir. So, sir, as you know, I am with you today for some discussion on the topic of fall of Dhaka, right? Yes. Okay. So, sir, please tell me something about the fall of Dhaka. What was the fall of Dhaka in 1971? फॉल ऑफ ढाका बेसिकली हमारी पॉलिसी फेल्यूर्स थी, जो हमने शुरू से पॉलिसीज एडॉप्ट की थी अपनी दो विंग्स को ऐड करने के लिए, चलाने के लिए, पॉलिटिकली, कल्चरल एंड इकोनॉमिकली। उनको हम बेसिकली अच्छी तरीके से टैकल डाउन नहीं कर सके। उसका बेसिक जो एग्जाम्पल है वो 1948 में मोहम्मद अली जनाह साहब, कायद आजम मोहम्मद अली जनाह की स्पीच थी जो उन्होंने ढाका में दी थी ईस्ट पाकिस्तान में, जहां पर उन्होंने कहा था इंग्लिश में कि हम जो हैं अपनी नेशनल लैंग्वेज उर्दू रखेंगे और जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो हमारी नेशनल लैंग्वेजेस में नहीं शुमार होंगी। तो बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसके नतीजे में जो अवामी लीग आज हम जिसको कहते हैं, उसका बेसिक जो पहला नाम था वो था मुस्लिम अवामी लीग, जो बाद में बदल कर अवामी लीग की शक्ल अख्तियार करता है। वो बेस ही इसी चीज पे करता था कि हमें कल्चरल और लैंग्वेज राइट्स दिए जाएं। सर, मतलब पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के साथ ऐसा क्या कर रहा था जिन चीजों से वो अपने आप को मतलब कि आजाद फील नहीं कर रहे थे। यहाँ पर वो फ्रीडम चाहते थे, वो सेपरेशन चाहते थे पाकिस्तान से। ऐसा क्या कर रहे थे? अच्छा, जो बेसिक चीज है जहां तक मेरी रिसर्च है वो ये है कि दोनों विंग्स में ये चीज नहीं थी कि हम एक दूसरे से सेपरेट होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों विंग्स जो हैं वो खुदकार तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी थी, और 1940s का जो लाहौर रिजोल्यूशन था उसके थ्रू उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हम दोनों विंग्स साथ में मिलकर काम करेंगी और मुआशी जो है बेहतरी के लिए। तो हुआ यूं कि तीन एरियाज थी, बेसिक एरियाज थी, जिसमें कल्चर आ जाता है, इकोनॉमी आ जाती है और पॉलिटिक्स आ जाती है। यहाँ पर आकर उन दो विंग्स ने जो अपना मौकुफ था वो सही अख्तियार नहीं किया, जिसकी वजह से ये एक नेचुरल डिजास्टर था। अगर आप इसको एग्जाम्पल इस तरह से दे दें कि हम मुआशी आपाशी निजाम में पानी को सही तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे तो बाढ़ आएगी, तो उसके नतीजे में फ्लड आएगी। ठीक है, तो जो पॉलिसीज थी हमने वो उनको कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से ये जो दो विंग्स थी वो सेपरेट हुई एक दूसरे से। मैंने आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। मिस्टर धीरेन्द्र नाथ दत्ता का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान के मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि हमें जो है बंगाली लैंग्वेज वो नेशनल लैंग्वेज की हैसियत उसको देनी चाहिए, मगर लियाकत अली जना साहब ने
ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने, गजनफर अली ने और बहुत सारे लीडर्स ने उसको इग्नोर किया था, रिफ्यूज किया था, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस न देने की वजह से वो जो दूसरी विंग थी उसको अनफॉर्चुनेटली जुदा होना पड़ा। सर, शेख मुजीबुर रहमान ने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया था? मीन्स क्या उनकी कोई पॉलिसीज रही थी इस सेपरेशन में? शेख मुजीबुर रहमान का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने सिर्फ ये चाहा था कि ये दोनों जो विंग्स हैं वो आपस में इतनी स्ट्रांग हो जाएं कि ये जो सारी मुश्किलात हैं वो उनका वो मुश्किलात हल हो जाएं। उन्होंने सॉल्यूशंस दिए थे कि किस तरह से हम ईस्ट और वेस्ट को एक मुनज़्ज़म तरीके से चला सकते हैं। उसका जो बेसिक एग्जाम्पल है वो उनके 6 पॉइंट्स हैं, जिन 6 पॉइंट्स में उन्होंने ये कहा था कि हम इन पॉइंट्स के थ्रू ही वेस्ट और ईस्ट को एक मुनज़्ज़म बना सकते हैं। जिसमें फर्स्ट था डायरेक्ट इलेक्शंस थे, जिसमें प्रेसिडेंशियल जो फॉर्म ऑफ इलेक्शन है वो नहीं नामंजूर था। उसके बाद जो फेडरल गवर्नमेंट में बैठकर हम प्रोविंसेस को चलाते हैं उनको इन्होंने डिनाई किया था। उन्होंने करेंसीज का कॉन्सेप्ट दिया था कि हम अपनी करेंसीज लॉन्च करेंगे, जहां जिससे जो हमारा बेसिक होम मेड रेवेन्यू है जो हम जनरेट करते हैं वो हम ही पर खर्च हो सके। उसके बाद उन्होंने प्रोविंसेस को इतना खुद मुख्तियार करने की बात की थी कि जो प्रोविंसेस हैं वो खुद से टैक्स कलेक्ट कर सकें। जो हमने 2010 के टाइम पर 18th अमेंडमेंट आज जो हमने एक्सेप्ट की है 18th अमेंडमेंट, उसमें सारी बातें वही हैं जो शेख मुजीबुर रहमान ने की थी। आज अगर बलूचिस्तान में लेवीज एक पैरा मिलिट्री फोर्स काम कर रही है, दूसरे किसी भी पाकिस्तान के प्रोविंस में नहीं है लेवीज, तो बलूचिस्तान में क्यों है? ये कोई सेपरेट फोर्स नहीं है। तो शेख मुजीब ने यही कहा था कि 1965 में जब इंडिया के साथ जंग हुई थी पाकिस्तान की, तो वहां पर 80% जो हमारी फौज थी वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में थी। ईस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल भी खाली कर दिया गया था, वहां पर 20% भी फौज नहीं थी। तो इसके बाद 1966 में जब शेख मुजीबुर रहमान ने अपने 6 पॉइंट्स को पेश किया था, तो उन्होंने ये मद्देनजर रखकर कहा था कि हमें अपनी एक फौज चाहिए जो हमारे बॉर्डर्स को कवर कर सके। सर, बट आप कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं कि 90,000 ऑफ सोल्जर्स थे जो फिर भी जो है पाकिस्तान को वो लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, पाकिस्तान पर वॉर को जो है हार हो गई थी, मात खा गए, वो इंडिया से नहीं जीत पाए। लेकिन सर, ये तो एक मतलब प्रॉपर रेशो नहीं बनता है, बिकॉज आप देखें कि वॉर में तो हमेशा जो है हमारी सोर्सेज ही लड़ती हैं, हम फैमिलीज या बुजुर्ग या बच्चों को तो हम इन्वॉल्व नहीं कर सकते। तो सर 50, आई थिंक सो कि 50,000 का टोटल जो है उस टाइम पर वो क्वांटिटी बन रही थी सोल्जर्स की। मीन्स 50,000 सोल्जर जो थे वो लड़ रहे थे, 90,000 का तो कोई था ही नहीं उसमें। तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि पाकिस्तान को फिर भी प्रोटेक्शन नहीं मिली, वो जीत नहीं सके, जबकि इतने तो सोल्जर्स थे ही नहीं उस टाइम पर। और इंडिया की तो जो है एक प्रॉपर उनकी तो तैयारी थी, और हर एक उनका उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट किया हुआ था वॉर के पीछे का। तो फिर पाकिस्तान पर ही सारा ब्लेम क्यों डाला जाता है? सॉरी, ये आप कौन सी जंग की बात कर रही है? 1965 वाली की या 19 जो? लिबरेशन वॉर अच्छा, जो ईस्ट यही फॉल ऑफ पाकिस्तान। ढाका के टाइम पे हुई। जी जी। तो देखें, बेसिकली मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये पाकिस्तान की ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि हम जो बाय फोर्स, जो जोसेफ नए का कॉन्सेप्ट है सॉफ्ट पावर वर्सेस हार्ड पावर, उन्होंने उसमें इन्होंने ये यस। बताया है कि हम जिस भी मॉडर्न दौर में, अगर हम मॉडर्न एरा की बात करें, तो यहाँ पर हम सॉफ्ट पावर के जरिए बहुत सारी जो मुश्किलात हैं उनका सामना कर सकते हैं वर्सेस हार्ड पावर। हमने चूज किया हार्ड पावर कि हम वहां पर मिलिट्री डिप्लॉय करके उनको फतेह करेंगे, जीतेंगे। हालांकि हमने इस पॉलिसी को लॉन्च करने से पहले ये नहीं सोचा कि हम किन लोगों की और किस वजह से हार्ड पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका क्या था? वो अपनी लैंग्वेज कल्चर, इकोनॉमिक लैंग्वेज और कल्चर को बचाना चाहते थे। जब उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की बर्थडे सेलिब्रेट की थी, आई थिंक इन ढाका में, तो वहां पर कुछ रियॉट्स वगैरह हुए थे जिनमें काफी जो स्टूडेंट्स थे वो मारे गए थे। अब देखें, हम आज अगर किसी भी अपने
पोइट की या लैंग्वेज के बुनियाद पर कोई चीज सेलिब्रेट करते हैं, उस पर अगर आप मिलिट्री डिप्लॉय करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई भी हार्ड सिचुएशंस में सपोर्ट मिलेगी इंटरनेशनली तो आप एक्सेप्ट करेंगे। तो वहां पर जब इंडिया से या किसी और मुल्क से सपोर्ट मिली तो बंगाल ने वो सपोर्ट हासिल की। इसका कतई ये मकसद नहीं था कि उन्होंने ये चाहा था कि पाकिस्तान हमला करे और हम इंडिया से सपोर्ट लें। पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान ने हमला किया, उसका रिजल्ट गलत निकला। यानी हमारी जो पॉलिसी थी मिलिट्री डिप्लॉय करने की वो फेल हुई, उनकी ये पॉलिसी नहीं थी कि मिलिट्री डिप्लॉय हो। सर, मीन्स के मिलिट्री का कितने परसेंट तक रोल रहा पाकिस्तान की प्रोटेक्शन में, या फिर दोनों कंट्रीज को, जो ईस्ट और वेस्ट आज मतलब सेपरेट हुई हैं कंट्रीज, उनको एक रखने में? क्या जी इंडिया इसमें फेवर थी, मतलब इंडिया फेवरेबल थी, या फिर पाकिस्तान? अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम जब भी कोई पाकिस्तान की क्राइसिस की बात करते हैं तो हम डिफरेंट पहलू से उसको जांचने की रिसर्च सर्च करने की कोशिश करते हैं, मगर हम ये कभी भी नहीं सोचते यस। कि 1947 से 1977 तक जब तक भुट्टो रहे यहाँ पर, तो यस। 90% जो किरदार है, जो रोल है, वो आर्मी का है। कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं थी जो आर्मी के अगेंस्ट बनी हो या आर्मी उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई हो। यहाँ तक के फातिमा भुट्टो कह रहा हूँ, सॉरी, फातिमा जना, जो कायदे आजम मोहम्मद अली जना की बहन थी, सिस्टर थी, वो इलेक्शन में खड़ी हुई हैं, उनको पाकिस्तान से सपोर्ट मिली थी। ये बड़ी अहम चीज है याद करने के लिए कि फातिमा जिन्ना को ईस्ट पाकिस्तान से बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने सपोर्ट किया था इलेक्शंस के टाइम पर। वेस्ट पाकिस्तान पर यहाँ पर बैन लगा दिया गया था इलेक्शंस पर कि ये इंडिया बेस्ड है, यानी कि वुमेन जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो आप देखें कौन सी पॉलिसी है 1947 के बाद, जब जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं था 1948 में, उस टाइम पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना का ढाका या बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में जाकर ये कहना कि हमारी नेशनल लैंग्वेज जो है उर्दू बनेगी, इसका क्या तुक बनता है? तो ये पॉलिसीज थी जो 47 से 77 तक सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री ने रन की थी। जो लीडर थे वो मिलिट्री बेस्ड थे, जो पॉलिसी थी वो मिलिट्री की थी। मैं ये यहां पर भी नहीं कह रहा कि मिलिट्री ने ये चाहा था कि बंगाल अलग हो, मगर जो जिस चीज में एक्सपर्ट होता है अगर उसको उसी। जी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस चीज में एक्सपर्ट होता है अगर उसको उसी चीज में दाखिल किया जाए या उसको उसी ठीक चीज सर। के ऊपर काम करने दिया जाए तो ही हम अच्छे रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो मिलिट्री का काम पॉलिसी बनाना नहीं था, उन्होंने पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी फेल हुई। उनका ये मकसद था कि दोनों विंग्स को हम जोड़े रखें, मगर जो पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की वो पॉलिसी गलत काम कर गई। सर, सर, और क्या वुमेन्स या स्टूडेंट्स का भी कोई रोल रहा था इस लिबरेशन वॉर में? जी बिल्कुल, क्योंकि आप देखें वुमेन का तो मैं पर्टिकुलरली यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया हुआ ज्यादा वुमेन के ऊपर, मगर स्टूडेंट्स के ऊपर मैं आपको बता सकता हूँ कि शेख मुजीबुर रहमान को जब इलेक्शंस अयूब खान ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस लॉन्च करवाई थी, अनाउंस करवाई थी, तो वहां पर एब्डो के जरिए उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि आप शेख मुजीब जो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते। ठीक है, देखें वहां पर जो ढाका यूनिवर्सिटी थी उसके उनके स्टूडेंट्स ने, और जो सोशलिस्ट वाले थे, सोशलिज्म को फॉलो करने वाले थे, उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। जब वहां पर ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लॉय हुई, उन्होंने जो एट्रोसिटीज की वहां पर, जो उन्होंने टॉर्चर किए वहां पर, उनको फेस करने के लिए भी वहां पर शागिर्द और वुमेन जो थे वो सामने आई थी। सर, ये फॉल ऑफ ढाका से इकोनॉमिक पर, जो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा था? किस तरह से इकोनॉमी को ये जो इफेक्ट किया था? क्योंकि एक बहुत बड़ा, हमारे पास बहुत बड़ी, एक तरह से उसको हम ट्रेजेडी भी कह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी लैंड हमारे पास थी, पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एग्रीकल्चर के हिसाब से भी। तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन हुआ होगा उसमें।
डेफिनेटली देखें, हमने 1%, मैं आपको 1% कह रहा हूं, अब 2-3% भी हमारे पास प्रोडक्शन अपनी नहीं थी उस टाइम पर। हम जो भी प्रोडक्शन थी वो ईस्ट पाकिस्तान से थी, इंडस्ट्री पूरी की पूरी बंगाल में थी। और जो भी हम चीजें बनाते थे, यहाँ पर एक ये भी चीज आ जाती है कि इस्लामाबाद जो बना था, क्योंकि इस्लामाबाद तो एक बना बनाया शहर नहीं था, इस्लामाबाद को बाद में बनाया गया था। ये वे ईस्ट पाकिस्तान वाले, बंगाल वाले ये भी कहते हैं कि जो इस्लामाबाद बना था वो ईस्ट पाकिस्तान के पैसों पर बना था। देखिए, इंडस्ट्री जहां पर होगी, जहां पर प्रोडक्शन होगी, जहां पर एक्सपोर्ट होगी, वहां पर ही इकोनॉमी की खुशहाली आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो हमारे पास एग्रीकल्चर के सिवाय क्या था? हम थोड़े बहुत 5-10% जो एग्रीकल्चरल लैंड है हमारे पास, वो थी एग्रीकल्चरल लैंड जो है, हम उसके उसके हिसाब से चलते हैं। तो इंडस्ट्री तो हमारे पास आज भी नहीं है। थोड़ी बहुत जो आज इंडस्ट्री पंजाब में डेवलप हुई है, इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेज हैं उनकी, या जो भी चीजें हैं उनकी, ये भी हमारी इतनी कोई बेहतरीन नहीं है कि हम फॉरेन उनको एक्सपोर्ट कर सकें। तो जो सारा हमारा इन्हिसार था वो ईस्ट पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर था। मगर जब जो रेवेन्यू जनरेट होता था वहां पर, वो रेवेन्यू हमने कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक, वो रेवेन्यू हमने कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो है वो 5 ईयर प्लान्स ऑफ पाकिस्तान से, जो हम 5 साल के लिए प्लान्स अपने बनाते थे कि ईस्ट पाकिस्तान को कितना परसेंट दिया जाएगा और वेस्ट पाकिस्तान को कितना परसेंट दिया जाएगा। तो 1951 से लेकर 1970 तक हमने जो 30 और 70 का मार्जिन रखा हुआ है, 1970 के बाद ही हमने 52 ईस्ट पाकिस्तान को 5 ईयर प्लान में दिया है और 47 वेस्ट पाकिस्तान को दिया है। उससे पहले हमने 70% तकरीबन वेस्ट पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी का दिया है, और जो 20 to 30% जो है वो ईस्ट पाकिस्तान को दिया है हमेशा। सर, पॉलिटिकल क्या इश्यूज रहे थे जो ये सेपरेशन हुई, लिबरेशन वॉर के पॉलिटिकल इश्यूज कॉजेस क्या थे? जी, तो बेसिकली जो पॉलिटिक्स थी वो हमारे पास मेन सोर्स था दोनों विंग्स को मिलाने के लिए। पर जब हम पॉलिटिकल डिविजन्स देखते हैं यहाँ पर, तो हमें साफ साफ नजर आता है कि किस तरह से जो नेशनल हेड ऑफ दी टू विंग्स थे, वो किस तरह से जो कैबिनेट मेंबर्स थे उनको हायर करते थे। जो हमारे पास ज्यादातर कैबिनेट मेंबर्स थे, वो उनकी जो हम परसेंटेज देखते हैं, तो लियाकत अली खान के टाइम पर जो टोटल स्ट्रेंथ थी वो 19% थी, जिसमें वेस्ट पाकिस्तान के जो थे 15 मेंबर्स थे, 13 मेंबर्स थे, और ईस्ट पाकिस्तान के जस्ट 6 मेंबर्स थे। तो इसी तरह अगर हम देखते चले जाएंगे चीजों को, तो लास्ट तक शहीद सहरवर्दी से पहले और सहरवर्दी के बाद जो डिवीजन था कैबिनेट मेंबर्स का, वो ईस्ट पाकिस्तान का बिल्कुल कम था। यानी कि हम ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान वाले अहल नहीं समझते थे कि वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। या यो जब वन यूनिट बना, तो वन यूनिट में उनका ओपनली उनका एक टॉर्चर उनको किया गया पॉलिटिकली, कि वो जो है हम उनको किस तरह से कॉम्पीट कर सकते हैं। 52 to 55% वो हमसे ज्यादा थे मेजॉरिटी में, उनकी जबान बंगाली थी, हमको बंगाली नहीं आती थी, मगर वो उर्दू सीख गए थे। उसके बाद वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे, जो सारे फैसले थे हम फेडरल फेडरल में बैठकर यहाँ से करते थे, यहाँ से वेस्ट पाकिस्तान से। तो जो पॉलिटिकल राइट्स थे उनके, जब आप एक चीज नोट करेंगी, जब इलेक्शंस होती हैं, शेख मुजीबुर रहमान जीत कर आते हैं, हम उनको नहीं देते अपना उनका हक जो था, राइट जो था। मगर जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान राइट नहीं होता। अलग हो जाते हैं, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने इलेक्शंस नहीं करवाए। यानी जो पहले इलेक्शंस थे उनके बुनियाद पर ही जुल्फकार अली भुट्टो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट बने थे, यानी दूसरी बार इलेक्शंस नहीं हुए थे। हालांकि इलेक्शंस होने चाहिए थे। जब इलेक्शन रिग हो यस। गए, यानी गलत साबित हुए, शेख मुजीबुर रहमान का अपना राइट जो था वो नहीं मिला, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हो गए, वहां पर बांग्लादेश बन गया, यहाँ पर जस्ट पाकिस्तान बन गया, तो यहाँ पर दूसरे इलेक्शंस होने चाहिए थे जो नहीं हुए। ठीक है, ये जो मौजू है, ये अमर जलील जो सिंध के बड़े बहुत बड़े राइटर हैं,
उन्होंने उठाया हुआ है। ठीक है, ये मेरा अपना ओपिनियन नहीं है। उन्होंने कहा है कि बाद में इलेक्शंस क्यों नहीं हुए, जिसकी वजह से ये इलेक्शंस जो हैं हमेशा शक की निगाह से देखे जाते हैं। राइट सर, इस इलेक्शन का अगर किसी मतलब कि इसको किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं किया, एक्चुअली यहाँ पर जो लीड कर रहे थे उनका तो राइट था ना, उन्हें तो स्टैंड लेना ही था, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? वो क्यों नहीं अपने राइट के लिए बोले? शेख मुजीबुर रहमान, जी, उन्होंने क्या नहीं किया? उन्होंने कोई स्टैंड क्यों नहीं लिया? मतलब वो तो स्टैंड ले सकते थे ना कि अनफेयर किया गया है, नजर आ रहा था मेजोरिटी ऑफ सीट्स उनके पास गई थी, तो जी फिर उन्होंने क्यों कोई राइट नहीं लिया, इसके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया? नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल लिया था स्टैंड। और जब पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जब अलग हुए हैं, वहां पर उनका जो उन्होंने सरेंडर किया हुआ था पाकिस्तान ने, वेस्ट पाकिस्तान ने, तो जब जुल्फकार अली भुट्टो की आई थिंक हुकूमत भी बन गई थी, यानी बनने वाली थी, तो शेख मुजीबुर रहमान जो थे वो इतना बड़ा एजिटेट कर रहे थे कि वो तो यहाँ पर जेल में थे। उनको तो कैद किया गया था वेस्ट पाकिस्तान में। जब इनका एक इल्हाक हुआ है, जब आई थिंक उसमें जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, ओआईसी कोऑपरेशन, यानी जहाँ जहाँ पर जुल्फकार अली भुट्टो ने लाहौर में एक उनको बुलाया था सेकंड एनुअल मीटिंग में, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि क्यों ना हम उनको एक्सेप्ट कर लें एज ए नेशन। ठीक है, तो इतना बड़ा प्रेशर डाला था शेख मुजीबुर रहमान ने कि शायद मेरे ख्याल में वहां पर उनको बुलाया भी था शेख मुजीबुर रहमान को उन्होंने। तो शेख मुजीबुर रहमान तो काफी टाइम जेल में रहे हैं यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान में। जब वो यहाँ से रिहा होकर बंगाल गए थे, तो सिवाय हसीना वाजिद के आई थिंक बाकी सारी फैमिली को मार दिया गया था वहां पर। ठीक है, इससे बड़ा यानी एहतजाज क्या हो सकता है? अगर वो अपना जो मैंडेट था, अगर शेख मुजीबुर रहमान को नहीं मिल रहा था, तो वो इलेक्शंस को मानने से ही इनकार कर रहे थे। ठीक है, जो मैंडेट था वो नहीं देने की वजह से, शेख मुजीबुर रहमान को अपना मैंडेट नहीं देने की वजह से ही बंगाल बनाना पड़ा था। अगर मैंडेट दे दिया जाता तो आई थिंक ये सेपरेशन या फॉल ऑफ ढाका कभी भी नहीं होता। ओके सर। सर, इस फॉल ऑफ ढाका के इम्पैक्ट्स क्या रहे, सोशली या पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट्स रहे, और इंडिया को किस तरह से इफेक्ट किया इसने? क्या उनकी बाउंड्री से हुई या फिर कोई और उनको इम्पैक्ट हुआ इस चीज का? जी, तो देखें, हिस्टोरिकली स्पीकिंग, अगर और कोई भी फील्ड का बंदा हो, स्टूडेंट हो, वो अगर इससे कोई रिजल्ट अखज नहीं भी कर सके, तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग जो हमारे पास इसके रिजल्ट्स हैं, ये जो हमने हिस्ट्री के लोगों ने सीखा है, वो लेसन्स फॉर द लाइफ टाइम है। कि जो यस। जो बेसिक, यानी कि जो मुल्क की तरक्की के रीजंस हैं जो हम यहाँ से सीख सकते हैं, उनमें फर्स्ट ये है कि जो एक्सपर्ट है किसी चीज का, वो ही चीज करने के अहल है। यानी किस तरह से कि अगर मिलिट्री या के या अदर पावर्स हैं, जो सिविलियन पावर्स भी हम उनको कह सकते हैं, अगर वो पॉलिसी बनाने के अहल नहीं है तो उनको पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए। उसके बाद अगर आप जिस जो इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूं, कि अगर इकोनॉमिकली आप जिस चीज पे इन्हिसार करते हैं, आप बेस रखते हैं कि हमारी जो इकोनॉमी है वो यहाँ से बेहतरीन जनरेट होती है, तो उस चीज को कभी भी टच नहीं करना चाहिए, या उसके ऊपर इतना प्रेशर नहीं रखना चाहिए कि वो हमसे अलहदा होने की डिमांड करे, या उनको उसका उनका शेयर देना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ये एग्जांपल ले लें कि बलूचिस्तान के सुई इलाके से गैस निकलती है, तो अगर हम बलूचिस्तान के एरियाज को गैस से महरूम रखेंगे, तो हम ये उम्मीद कभी भी नहीं कर सकते कि बलूचिस्तान के लोग प्रॉस्पर रहेंगे, शांत रहेंगे, या कि वो खामोश रहेंगे और बाकी जो एरियाज हैं वो बात करती चली जाएगी। तो द फर्स्ट ये है कि हमें डिसीशंस बेहतरीन लेनी चाहिए, दूसरी ये है कि हमें इकोनॉमिकल जो डिवीजन है वो बेहतरीन करनी चाहिए, और थर्ड ये है कि हमें कल्चर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए। ओके, मैं कंटिन्यू। तो यहाँ पर हम जो थर्ड जो है कि हमें कल्चर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो डाइवर्सिटीज हैं हमारे यहाँ, उनको
इक्वली उनको अपॉर्चुनिटीज दी चाहिए कि आप जो हैं, जो टैलेंट इंडिया चाइना में एक चीज मशहूर है कि वहां पर जो लोग हैं, द पीपल इन चाइना आर नोन बाय देयर वर्थ नॉट बर्थ, यानी बर्थ के अकॉर्डिंग वो वहां पर जाने नहीं जाते, बाय वर्थ जाने जाते हैं, जो उन्होंने काम किए होते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि ये इनकी कास्ट है, ये इनकी क्रीड है, ये इनका नस्ल है, हम उनकी बुनियाद पर लोगों को परखने की कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा एग्जैक्टली। नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ जो वर्थफुल लोग हैं वो बैकग्राउंड में क्यों चले गए हैं? हम अगर अपनी सोसाइटी में देखेंगे, यूनिवर्सिटीज में देखेंगे, तो कोरोना के टाइम पर एक भी हमारा रिसर्च आर्टिकल नहीं था जो इंटरनेशनली पब्लिश होकर हमें कोरोना वायरस से महफूज रख सकता था। या जो 1970 यानी कि फॉल ऑफ ढाका की हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी रिसर्च है हमारे पास जो जिसको हम बेस बनाकर ये कह सकें कि फॉल ऑफ ढाका जो था वो पॉलिसी फेलियर्स था? ऐसी आपको कम ही रिसर्च मिलेंगी जो टू द पॉइंट बात करेंगी कि जो फॉल ऑफ ढाका है वो हमारी अपनी पॉलिसीज की गलती थी, हम गलत थे। कोई फॉरेन हेड नहीं था, कोई ये नहीं था, कोई वो नहीं था, कोई ये नहीं था, हम खुद गलत थे। तो हम अपनी यानी वेस्ट पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स, मिलिट्री, पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट, ये हिस्टोरियंस इवन, ये कभी भी अपनी गलती तस्लीम करने के हक में नहीं है। ये खुद नहीं कहते कि देट वाज आवर फेलियर, आवर पॉलिसी फेलियर। जो फॉरेन हैंड था उसका कॉन्सेप्ट शायद हमें मिटा देना चाहिए। तो ये चीजें हैं, 4 5 6 चीजें हैं जो हम यहाँ से यानी कि हम थीम लेवल पर इन अ प्रिसाइज वे अखज कर सकते हैं कि हमें ये चीजें एडॉप्ट करनी चाहिए। सर, क्या मीन्स के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये लगता है कि पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान की ही गलती थी इस सेपरेशन के लिए? तो मीन्स के हाँ अगर ये उन्हें जी, प्रॉपर राइट्स देते थे, अपनी पॉलिसीज को जी, स्ट्रांग रखते, तो शायद आज सेपरेशन ना होती। और अगर जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान के जो 6 पॉइंट्स भी आपने बताए, वही मतलब सेपरेट नेशन होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए और करेंसी वगैरह, तो क्या उन चीजों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था पाकिस्तान को? 100%। 18th अमेंडमेंट में हमने क्या किया? एजुकेशन को अलग कर दिया, यानी कि जो आप देखें शेख मुजीबुर रहमान की 6 पॉइंट्स थी, हमने 4 5 तो 18th अमेंडमेंट के बाद एक्सेप्ट कर लिए। उसके बाद हमने बलूचिस्तान में क्या किया हुआ है कि सारी जो पॉलिसीज हैं बलूचिस्तान के लिए अलग बनती हैं और बाकी प्रोविंसेस के लिए अलग बनती हैं। तो अलग। 100% हम खुद यानी वेस्ट पाकिस्तान ही रिस्पॉन्सिबल है। 100%। हम 1% भी किसी दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकते कि वो मुलविस है या किसी दूसरे मुल्क की जो पॉलिसीज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है हमारे यहाँ। जी, जी सर। Okay, so sir, that this was amazing conversation, जी, discussion, uh, and some points are very interesting for me and very new. जी, Actually, sir, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर चीज का मतलब not in just in Pakistan, as well as in India and in other countries also, अपनी कंट्री को गलत नहीं बताया जाता, यस, कभी भी अपने लीडर्स को गलत नहीं बताया जाता है। तो लेकिन हमें दोनों ही पर्सपेक्टिव को टच करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, राइट एंड रॉन्ग दोनों चीजों को जानना चाहिए, जो कि आज मुझे आपसे बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत थैंक अच्छे यू, पॉइंट्स आपने डिस्कस किए मुझसे, बहुत ही नॉलेजेबल पॉइंट्स थे वो। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड फॉर सच अ काइंड ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू पर्सना, थैंक यू। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू दैट यू हैव इनवाइटेड मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।